हेलो बच्चों, वेलकम टू कॉमर्स भक्त। मैं हूं अभिषेक झा और मैं आज स्टार्ट करवाने वाला हूं कॉमर्स का 11th का रिवीजन। कंटिन्यू करने वाला हूं 11th का कॉमर्स का रिवीजन, फास्ट ट्रैक रिवीजन। आज करने वाले हैं हम लोग, पता है क्या? आज हम लोग करने वाले हैं इंपोर्ट ट्रेड, जो कि बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर है। और उनसे आपको उस चैप्टर से आपको बहुत कुछ सीखने को भी मिलता है। ठीक है, तो आज हम लोग करने वाले हैं इंपोर्ट ट्रेड। बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर है, तो बिल्कुल आपको फोकस के साथ देखना है ये चैप्टर, और ये वीडियो बिल्कुल फोकस के साथ देखना है। और अभी तक अगर आपने लाइक नहीं किया तो बिल्कुल गलत कर रहे हो, सब्सक्राइब नहीं किया तो वो भी गलत कर रहे हो, और शेयर नहीं किया, अरे भाई कितनी गलतियां करोगे, सुधार लो अपनी गलतियां। सब कुछ कर दो, लाइक कर दो, सब्सक्राइब कर दो और शेयर कर दो मेरे प्यारे बच्चों। चलिए शुरू करते हैं अभी हम लोग अपना शुरू करते हैं अभी। चलिए, हम लोग आज शुरू करते हैं इंपोर्ट ट्रेड। क्या शुरू करते हैं बच्चों? वापस से चैप्टर का नाम लो, इंपोर्ट ट्रेड, जो कि कॉमर्स का क्लास 11 का चैप्टर है। इंपोर्ट किस लिए किया जाता है? नॉर्मली इंपोर्ट को किस चीज को इंपोर्ट बोलते हैं? इंपोर्ट का ऑब्जेक्टिव यही है। द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ इंपोर्ट ट्रेड आर एज फॉलोज। सबसे पहले तो मतलब टू स्पीड अप द इंडस्ट्रियलाइजेशंस को स्पीड करना पड़ेगा। डेवलपिंग कंट्री को इंपोर्ट करने की बहुत ज्यादा जरूरत है। जैसे कि डेवलपिंग कंट्री लाइक इंडिया को इंपोर्ट ट्रेड करने की बहुत ज्यादा जरूरी है। इंडिया अगर इंपोर्ट ट्रेड करेगा ना, तो इंडिया जैसा डेवलपिंग कंट्री क्या कर सकता है? अपने इंडस्ट्रियलाइजेशंस को स्पीड कर सकता है। कैपिटल गुड्स और एडवांस टेक्नोलॉजी की मदद से अपने मतलब रैपिड इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट कर सकता है। ठीक है, क्योंकि हमें डेवलपमेंट के लिए, हमें इंडस्ट्रीज के डेवलपमेंट के लिए क्या क्या चाहिए? कैपिटल गुड एंड एडवांस टेक्नोलॉजीज, जो कि बाहर वाले कंट्रीज में बनते हैं। वो सब सारे टेक्नोलॉजीज अगर हम लोग नहीं लाएंगे तो रैपिड इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बिल्कुल नहीं हो पाएगी। इसीलिए हम लोग इंपोर्ट करवाते हैं, क्योंकि इंडिया वो सब जो टेक्नोलॉजीज को नहीं बना सकती, इंडिया उस सब टेक्नोलॉजी को का हम लोग अगर यूज करें बाहर से लाके, तो हमारा भी ग्रोथ बहुत फास्टली होगा। दूसरा फीचर है, देखिए, टू मीट कंज्यूमर डिमांड। कंज्यूमर का डिमांड भी मीट करने के लिए ना, द गुड्स विच आर इन डिमांड, कोई भी गुड्स जो कि डिमांड में है, जो कि कस्टमर्स मांग रहे हैं कि वैसा गुड्स मेरे को लेके दो, जो कंट्री में नहीं बनता है, जो कंट्री में नहीं बन सकता है, या मतलब हमारे कंट्री के क्षमता से बाहर है वो गुड्स को बनाना, तो उसको क्या करना पड़ता है? लास्ट ऑप्शन में इंपोर्ट करवाना पड़ता है, क्योंकि कस्टमर्स बहुत ज्यादा डिमांड कर रहे हैं उस गुड्स के लिए, है ना। टू इम्प्रूव स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, तो तीसरा ऑब्जेक्टिव देखिए, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग को बढ़ाने के लिए भी हम लोग इंपोर्ट गुड्स का मंगाते हैं। इंपोर्ट्स गुड्स एंड टेक्नोलॉजीज, एडवांस टेक्नोलॉजीज हमारे इंडिया के अंदर आएगी, तो ऑटोमेटिकली स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग थोड़ा सा तो ऊपर जाएगी ना। लो है, थोड़ा सा तो उससे बेटर रहेगा स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग हमारा, और धीरे धीरे करके हमारा स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग इंप्रूव होता जाएगा। वाइड, क्योंकि कस्टमर्स को क्या मिलेगा? वाइड वैरायटी ऑफ प्रोडक्ट विद हाई क्वालिटी का प्रोडक्ट वाइड वैरायटी में मिलेगा। ठीक है, तो तीसरा ऑब्जेक्टिव भी आपने बिल्कुल अच्छे से पढ़ लिया। चौथा ऑब्जेक्टिव, टू ओवरकम फेमाइन। ड्यूरिंग फेमाइन ए कंट्री इंपोर्ट्स फूड ग्रेन्स। फेमाइन में क्या? फूड ग्रेन्स एंड अदर एसेंशियल commodities to prevent situations. Drought, flood, earthquake and other natural calamities might create famine. मतलब फेमाइन किससे क्रिएट होता है? नॉर्मली ड्रॉट से होता है, फ्लड से होता है, अर्थक्वेक, आंधी तूफान कुछ भी आ गया तब फेमाइन क्रिएट होता है। फेमाइन को झेलने के लिए कंट्री को क्या इंपोर्ट करवाना पड़ता है? फूड ग्रेन्स एंड एसेंशियल कमोडिटीज। सहारा लेना पड़ता है ना दूसरे कंट्रीज का। और
पांचवा, टू इंश्योर नेशनल डिफेंस। अपने देश में तो बहुत ज्यादा ही दरकार है, क्योंकि हम लोग इतने डिफेंस वाले गुड्स इतने अच्छे नहीं बनाते हैं जितने अच्छे ऑब्वियसली रसिया लोग बनाते हैं, ठीक है। तो हमें मतलब रशिया से एडवांस्ड डिफेंस गुड्स को इंपोर्ट करवाने पड़ते हैं कि कभी भी आतंकवादियों या कभी भी पाकिस्तानी आ जाए तो ढाई 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 करके आ जाए हमारे देश के अंदर, ठीक है। तो हम लोग क्या कर सकते हैं, उसको हम लोग ऑटोमेटिकली उसको उन लोगों को भगा सकते हैं। हमारे डिफेंस के जो हथियार रहेंगे, हमारे एडवांस जो हथियार रहेंगे, उससे हम लोग भगा सकते हैं, है ना। अब फटाफट से पढ़ते हैं इंपोर्ट ट्रेड प्रोसीड्यूर। सबसे पहले क्या करना पड़ता है हमें, सबसे पहले स्टेज 1 फास्ट ट्रैक रिवीजन कर रहे हैं तो फास्ट ट्रैक वे में पढ़ेंगे, ठीक है। सबसे पहले क्या करना पड़ता है, स्टेज 1 ऑब्टेनिंग इंपोर्ट लाइसेंस। सबसे पहले तो हमें इंपोर्ट लाइसेंस लेना पड़ेगा, इंपोर्ट लाइसेंस लेना पड़ेगा। देखिए गवर्नमेंट हर साल क्या करता है, एक लिस्ट ऑफ गुड्स इशू करता है, एक लिस्ट ऑफ गुड्स में ऑब्वियसली इशू करता है, कभी कभी टाइम टाइम पर बदलते भी रहते हैं। उस लिस्ट ऑफ गुड्स को तो आप जनरल परमिशन से आप ले सकते हैं, जनरल परमिशन से आप इंपोर्ट करवा सकते हैं वो सब गुड्स को। लेकिन बहुत सारे स्पेसिफिक टाइप ऑफ गुड्स रहते हैं जो जनरल परमिशन से नहीं मिलते, बहुत सारे स्पेसिफिक टाइप ऑफ गुड्स रहते हैं जो कि आप जनरल परमिशन से आप नहीं मंगवा सकते हैं। उसके लिए आपको गवर्नमेंट जो उसके लिए क्या करना पड़ता है, उसके लिए इंपोर्ट रिप्लेनिशमेंट लाइसेंस आपको लेनी पड़ता है, उसके लिए इंपोर्ट रिप्लेनिशमेंट लाइसेंस आपको लेनी पड़ती है, ठीक है। तो सबसे पहले ऑब्टेनिंग इंपोर्ट लाइसेंस इज द फर्स्ट स्टेज। दूसरा स्टेज पढ़ते हैं, आपको कितना लिखना है, आपको एग्जाम में इसका कितना लिखना है, ज्यादा से ज्यादा 2-3 लाइन लिख देने का, ठीक है। ज्यादा बड़ा नहीं लिखने का, क्योंकि आपको इतने सारे स्टेजेस लिखने पड़ेंगे, आपके इतने चौड़े चौड़े लाइंस, इतने बड़े बड़े पैराग्राफ लिखने जाओगे तब तो पूरे पन्ने भर जाएंगे आपके। आपको बस 2-3 लाइन ज्यादा से ज्यादा लिखने का, ठीक है। चलिए अब दूसरा पढ़ते हैं, मेकिंग ट्रेड इंक्वायरी एंड रिसीविंग कोटेशन परफॉर्मा इनवॉइस। अब देखिए आप क्या करने वाले हैं, नॉर्मली आप गुड्स को इंपोर्ट करवाने वाले हैं। आप गुड्स को अपनी कंट्री में, उस कंट्री मान लेते हैं, कंट्री का नाम क्या है, यूएसए। आप मान लीजिए यूएसए से अपने कंट्री में गुड्स इंपोर्ट करवाना चाहते हैं। उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, पूछना पड़ेगा ना भाई, पूछोगे ना भाई। जिस जिस कंट्री से, जिस कंट्री का, जिस कंपनी से तुम गुड्स लेने वाले हो, जिन मैन्युफैक्चरर से तुम गुड्स लेने वाले हो, उसको तो ऑब्वियसली मेल करोगे या फोन में बात करोगे, इंक्वायरी तो करोगे ना। क्या क्या इंक्वायरी करोगे, इंक्वायरी करोगे भाई, स्पेसिफिकेशंस ऑफ गुड्स बताओ, अपना साइज बताओ, कौन कौन सा साइज में अवेलेबल है, कौन कौन सा क्वालिटीज में अवेलेबल, कौन कौन सा डिजाइन में अवेलेबल है। उसके बाद पूछोगे क्या, उसके बाद पूछोगे कितना क्वांटिटीज तुम्हारे पास ये गुड्स का, ये पर्टिकुलर गुड्स का कितना क्वांटिटीज अवेलेबल है तुम्हारे पास। उसके बाद क्या पूछोगे, प्राइस पर यूनिट क्या है, टर्म्स ऑफ शिपमेंट क्या है। तो ये सारे के सारे डिटेल्स तुम पूछोगे और वो कोटेशन के रूप में तुमको जवाब देगा, वो कोटेशन के रूप में तुमको जवाब देगा। डिलीवरी कैसे कैसे होगी, ये ऑफर कितने दिन तक वैलिड है, ये सारे के सारे सवाल कौन पूछेगा, तुम पूछोगे, तुम। और कौन जवाब देगा, कौन जवाब देगा, वही जवाब देंगे, ठीक है। क्लियर है, क्लियर है। जाग रहे हो ना, जागते रहना, कुंभकर्ण की तरह सो मत जाना बेवकूफ। चलो जागो, फोकस के साथ देखो। उसके बाद ऑब्टेनिंग फॉरेन एक्सचेंज, फॉरेन एक्सचेंज भी ऑब्टेन करना बहुत जरूरी है ना। अब अपने इंडियन रुपी को उनके फॉरेन बैंक में क्या तुम ट्रांसफर कर सकते हो, अपने इंडियन रुपी को उनके फॉरेन बैंक में क्या तुम ट्रांसफर कर सकते हो, कर सकते हो कि नहीं, हाँ में हाँ या ना में जवाब दो। कर सकते हो, नहीं कर सकते सर, नहीं कर सकते। तो क्या करना पड़ेगा इसके लिए, हमें हमें क्या करना पड़ेगा, हमें आरबीआई एक्सरसाइज कंट्रोल ओवर फॉरेन एक्सचेंज, हमें करेंसी को चेंज करवाना पड़ेगा, हमें अपने रुपी को डॉलर्स में बदलना पड़ेगा सर, हमें अपने रुपी को डॉलर्स में बदलना पड़ेगा। तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा, एप्लीकेशन लिखना पड़ेगा, इंपोर्टर को एप्लीकेशन लिखना पड़ेगा प्रिस्क्राइब्ड फॉर्म में। किसको लिखना पड़ेगा सर, किसको लिखना पड़ेगा, एक्सचेंज कंट्रोल डिपार्टमेंट जो कि आरबीआई में बैठता है, उसको एप्लीकेशन लिखना पड़ेगा कि सर हम एक्सचेंज करवाना चाहते हैं अपना करेंसी को इंपोर्ट करवाने के लिए। उसके बाद स्टेज 4 प्लेसिंग एन इंडेंट। अच्छा इंडेंट क्या होता है, मेनली इंडेंट के बारे में सबसे पहले पढ़ते हैं। द इंडेंट कंटेन्स इंस्ट्रक्शन एज टू द क्वांटिटी
quality, prices of goods, mode of shipment, mode of payment, nature of the packing, date of delivery, सारे के सारे डिटेल्स, सारे के सारे इंस्ट्रक्शंस लिखे रहते हैं इंडेंट में. इंडेंट कंटेन्स इंस्ट्रक्शन एज टू द क्वांटिटी, क्वालिटी, प्राइसेस, शिपमेंट, मोड ऑफ पेमेंट, सारे के सारे इंस्ट्रक्शंस लिखे रहते हैं. तो इंपोर्टर को क्या करना पड़ता है? नाउ द इंपोर्टर प्लेसेस एन इंडेंट आइदर डायरेक्टली और थ्रू इंडेंट हाउसेस. या तो डायरेक्टली ही भेज दो इंडेंट, या तो डायरेक्टली वो इंफॉर्मेशन जिसको बोलते हैं इंडेंट, ये सारे जहां पे ये सारी चीज लिखी रहती है वो तुम कुरियर करवा दो, या तो इंडेंट हाउसेस में के थ्रू तुम भेज सकते हो, या तो इंडेंट हाउसेस के थ्रू तुम भेज सकते हो ये सब चीज. ठीक है. उसके बाद देखो ओपनिंग लेटर ऑफ क्रेडिट. अब देखो यूएसए में मेरा जो मैन्युफैक्चरर है उसको शक भी तो हो सकता है कि ये सिर्फ पूछ पाछ तो नहीं रहा है, ये मेरे से खरीदेगा तो इसके पास इतना पैसा है, वो मेरे पे शक भी तो कर सकता है कि इस इंपोर्टर के पास इतना क्या पैसा है जो मेरा पेमेंट कर सके. तो मैं इस केस में क्या करता हूं पता है? मेरे बैंक को मैं बोलता हूं कि ये बैंक तू एक काम कर, वो यूएसए वाला को तू ये जवाब दे दे, यूएसए वाला को तो बता दे कि मेरा इंपोर्टर, मेरा जो मतलब मैं जो हूं, मैं पैसा दे दूंगा. तो इस केस में क्या होता है कि मेरा बैंक गारंटी लेता है, मेरे बिहाफ में मेरा बैंक गारंटी लेता है और वो यूएसए वाले को समझाता है कि देख भाई तुम्हारा पैसा तुमको मिल जाएगा. तो उसको बोलते हैं ओपनिंग लेटर ऑफ क्रेडिट. तो बैंक undertakes to make payment on behalf of the importer or to the order of exporter in exchange of specified document. ठीक है. अब इसको आपको अच्छे से पढ़ना है, इसको आपको अच्छे से रीड करना है. ठीक है. ये फास्ट ट्रैक रिवीजन चल रहा है, फिर भी मैं इतने अच्छे से ब्रॉड वे में कवर करवा दे रहा हूँ. ठीक है. फिर भी आपको अच्छे से पढ़ना है घर में. ठीक है. चलिए रिसीविंग शिपिंग डॉक्यूमेंट्स. उसके बाद क्या करना है? शिपिंग डॉक्यूमेंट्स को रिसीव करना है. द इंपोर्टर रिसीव शिपिंग डॉक्यूमेंट्स विद एडवाइस नोट ऑफ shipment of goods from the exporter. एडवाइस नोट के साथ शिपिंग डॉक्यूमेंट्स जो कि शिप होने वाला है. शिपिंग डॉक्यूमेंट्स मतलब एक्सपोर्टर जो ऑब्वियसली गुड्स भेजने वाला है उन सारे डॉक्यूमेंट्स को भेजेगा. उन सारे डॉक्यूमेंट्स, शिपिंग डॉक्यूमेंट्स पहले आते हैं, गुड्स के पहले शिपिंग डॉक्यूमेंट्स हमको एक्सपोर्टर गुड्स भेजने के पहले शिपिंग डॉक्यूमेंट्स हमको भेजेगा. ठीक है. हमको शिपिंग डॉक्यूमेंट्स भेजेगा, उसमें क्या लिखा रहेगा, उसके साथ एक एडवाइस नोट भी भेजेगा कि कब हम तुमको गुड्स भिजवाने वाले हैं, किस फॉर्म में भिजवाने वाले हैं, कौन सा डिलीवरी मोटिव रहेगा, कितने ट्रक्स तुमको लेके आने हैं. ये सारे एडवाइस एक्सपोर्टर हमको दे देगा. उस हिसाब से हमको काम करना है. उसके बाद क्या करना है? अपॉइंटिंग क्लियरिंग एजेंट मतलब अब सारे काम तो हम नहीं कर सकते ना. अब सारे के सारे काम तो हम नहीं कर सकते, हमें क्या करना जरूरी हो जाता है. देखो अब इतना तक तो काम कर दिए हम, इतना तक तो इंपोर्टर बाबू ने काम कर दिया. अब सारे के सारे, अब बहुत सारे लीगल फॉर्मेलिटीज और भी बाकी हैं. तो उसके लिए किसको अपॉइंट करते हैं? क्लियरिंग एजेंट को अपॉइंट करते हैं. किसको अपॉइंट करते हैं? क्लियरिंग एजेंट को अपॉइंट करते हैं उसके लिए. ठीक है. अब देखो सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे फॉर्मेलिटीज पढ़ेंगे. क्या पढ़ेंगे? फॉर्मेलिटीज बाय क्लियरिंग एजेंट. क्या क्या फॉर्मेलिटीज क्लियरिंग एजेंट निभाता है उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे. ठीक है. देखो ध्यान से देखो. सबसे पहले तो गेटिंग इंडोर्समेंट फॉर डिलीवरी. अच्छा, इंडोर्समेंट मतलब क्या होता है कि इंपोर्टर गुड्स लेने वाला था. गुड्स कौन लेने वाला था? इंपोर्टर लेने वाला था. गुड्स कौन लेने वाला था? इंपोर्टर्स लेने वाला था. लेकिन अब कौन लेगा? क्लियरिंग एजेंट लेगा. क्लियरिंग एजेंट सारे का सारा दार मदार अपने हाथों पे, अपने इन कंधों पे, इन बाजुओं में लेके रखा है क्लियरिंग एजेंट अभी. ठीक है. हमने इसीलिए तो अपॉइंट किया है क्लियरिंग एजेंट का, क्योंकि एक क्लियरिंग एजेंट मेरे पास बहुत ज्यादा काम है, अब जो भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है अब तू संभाल. ठीक है. हमने उसको इंडोर्स कर दिया सारा रिस्पॉन्सिबिलिटी एक तरफ से. ठीक है. उसके बाद क्लियरिंग एजेंट क्या करता है? डॉक ड्यूज पे करता है. डॉक ड्यूज पेमेंट करता है. डॉक ड्यूज क्या करता है? पेमेंट करता है.
कहाँ पे पेमेंट करता है? शिपिंग ड्यूज ऑफिस में पेमेंट करता है। लैंडिंग एंड शिपिंग ड्यूज ऑफिस में ये पेमेंट करता है, जहां से उनको क्या मिलता है? द ऑफिस लीव्स ए चार्ज ऑन इम्पोर्टेड गुड्स, मतलब चार्ज वसूल करता है इम्पोर्टेड गुड्स के ऊपर। और द क्लियरिंग एजेंट फिल्स ए फॉर्म कॉल्ड डॉक चालान। डॉक चालान वाला फॉर्म कौन भरता है? क्लियरिंग एजेंट भरता है। और फॉर पेमेंट ऑफ डॉक चार्जेस आफ्टर पेइंग, अगर मैंने जब भी वो डॉक चार्जेस पेमेंट कर दिया, क्लियरिंग एजेंट डॉक चार्जेस पेमेंट करता है कि उसको मिल क्या जाता है? पोर्ट ट्रस्ट ड्यूज रिसिप्ट। क्या मिलता है? पोर्ट ट्रस्ट ड्यूज रिसिप्ट। आपको ये पढ़ना है भीतर वाला लाइन कि सारे के सारे फॉर्मेलिटीज पूरा करके जब वो डॉक चालान को पूरा, जब वो डॉक चालान का पेमेंट करता है, डॉक चालान का पेमेंट करता है, डॉक चालान जो इशू करता है, कौन इशू करता है डॉक चालान? शिपिंग ड्यूज ऑफिस से जो डॉक चालान इशू होता है, उस डॉक चार्जेस को जब पेमेंट करता है तो पोर्ट ट्रस्ट ड्यूज रिसिप्ट मिल जाता है। एक रिसिप्ट है, वो एक कागज का टुकड़ा मिलता है, उसका नाम रहता है पोर्ट ट्रस्ट ड्यूज रिसिप्ट, मिल जाता है उस ऑफिस की तरफ से उन क्लियरिंग एजेंट को। ठीक है, उसके बाद बिल ऑफ एंट्री प्रिपेयर किया जाता है। अब देखिए बिल ऑफ एंट्री का स्पाइसमैन दिखाई दिया है यहाँ पे। बिल ऑफ एंट्री में क्या क्या कंटेन किया जाता है देखिए। बिल ऑफ एंट्री में लिखा जाता है वेसल, मास्टर और एजेंट, पोर्ट ऑफ शिपमेंट, पोर्ट ऑफ डेस्टिनेशन, इंपोर्टर्स नेम एंड एड्रेस, सारा का सारा पैकेजेस कितना है, क्वांटिटी कितना है, डिस्क्रिप्शन, रियल वैल्यू, वैल्यू ऑन विच गुड्स टू बी एग्जिस्ट, ड्यूटी, सारे के सारे चीज लिखे रहते हैं, सारे के सारे क्वांटिटी, स्पेसिफिकेशंस, और सारे के सारे इंपोर्टर का क्या एड्रेस है, पोर्ट ऑफ डेस्टिनेशन, मतलब डेस्टिनेशन पोर्ट कहाँ है ना, सारे के सारे लिए रहते हैं। इसको बोलते हैं बिल ऑफ एंट्री। अब उसको प्रिपेयर किया जाता है, उस बिल ऑफ एंट्री को बनाया जाता है ना। चलिए, उसके बाद ऑब्टेनिंग कस्टम क्लियरेंस। कस्टम क्लियरेंस कैसे बनाया जाता है? द क्लियरिंग एजेंट सबमिट्स बिल ऑफ एंट्री। सबसे पहले बिल ऑफ एंट्री जो तुमने बनाया था अभी के अभी, उसको सबमिट करता है कौन? कौन करते हैं? क्लियरिंग एजेंट सबमिट करते हैं भाई, क्लियरिंग एजेंट सबमिट करते हैं। एंड अदर डॉक्यूमेंट्स टू द कस्टम अथॉरिटीज। किसको? कस्टम अथॉरिटीज को ये सब सारे सबमिट करते हैं ना, बिल ऑफ एंट्री एंड अदर डॉक्यूमेंट्स, अदर रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स। वो कस्टम अथॉरिटीज बोलेगा कि कौन कौन सा डॉक्यूमेंट्स और ज्यादा रिक्वायरमेंट है, उस हिसाब से ये सब सबमिट करने पर, ये सब सबमिट करने पर कस्टम क्लियरेंस तुमको मिल जाता है। और उसके बाद पेमेंट भी करना पड़ता है, पेमेंट भी करना पड़ता है। कौन कौन पेमेंट करता है? इंपोर्ट ड्यूटी, उसको बोलते हैं इंपोर्ट ड्यूटी। ही मेक्स पेमेंट ऑफ द इंपोर्ट ड्यूटी। द एजेंट नाउ गेट्स द रिलीज ऑर्डर। तो कस्टम ड्यूटी से ऑब्वियसली रिलीज हो जाते हैं। उसके बाद देखो, गेटिंग डिलीवरी फ्रॉम द डॉक। देखो, द एजेंट टेक्स डिलीवरी फ्रॉम द डॉक आफ्टर सबमिटिंग पोर्ट ट्रस्ट ड्यूज रिसिप्ट। पोर्ट ट्रस्ट ड्यूज रिसिप्ट जो मिला था तुमको, पोर्ट ट्रस्ट ड्यूज रिसिप्ट जो मिला था तुमको, उसको सबमिट करने के बाद तुमको डिलीवरी मिल जाएगा डॉक से, डिलीवरी मिल जाएगा डॉक से। उसके बाद तुम उस गुड्स को, क्लियरिंग एजेंट काम कर रहा ना, यहां तक तो क्लियरिंग एजेंट काम कर रहा था। क्लियरिंग एजेंट को डिलीवरी मिल जाएगा डॉक से, क्लियरिंग एजेंट को डॉक से डिलीवरी मिल जाएगा वो सब सारे गुड्स का। उसके बाद क्लियरिंग एजेंट नॉर्मली क्या करेगा? डिस्पैच कर देगा वो गुड्स को, इंपोर्टर को डिस्पैच कर देगा, इंपोर्टर को भिजवाने का तैयारी कर देगा ना, इंपोर्टर को भिजवाने का तैयारी कर देगा। कहां से भेजेगा? या तो रेलवे से भेजेगा या तो लॉरी से भेजेगा। और रेलवे रिसिप्ट और लॉरी रिसिप्ट किसको कुरियर करवा देगा? रेलवे रिसिप्ट या तो लॉरी रिसिप्ट या तो रेलवे गुड्स के साथ ही भेज देगा, या तो कुरियर करवा देगा। किसको? इंपोर्टर को करवा देगा कुरियर। ठीक है, लॉरी रिसिप्ट या तो रेलवे रिसिप्ट कुरियर करवा देगा, या तो उस गुड्स के साथ ही भेज देगा। और उसके साथ क्या भेजेगा? मीठे मीठे एडवाइस भेजेगा कि सर आपको इतना ट्रक लेके आना है, कितने सामान लेके जाने हैं, कितने आदमी लेके आने हैं, लोडिंग अनलोडिंग का क्या खर्चा पड़ेगा, ये सारे के सारे एडवाइस कौन दे देगा? ये सारे के सारे एडवाइस क्लियरिंग एजेंट दे देगा कि एक अंदाज बना रहे, है ना। उसके बाद टेकिंग डिलीवरी। कौन लेगा टेकिंग डिलीवरी? मैं लूंगा, मैं लेगा टेकिंग डिलीवरी। गुड्स का डिलीवरी कौन लेगा? गुड्स का डिलीवरी मैं लूंगा, मैं। अब मेरा काम शुरू हो गया, क्लियरिंग एजेंट का काम खत्म हो गया, क्लियरिंग एजेंट वहीं से चला गया जहां से वो डिस्पैच कराया था गुड्स को। ठीक है, अब टेकिंग डिलीवरी कौन लेगा? मैं लूंगा। मेकिंग पेमेंट कौन करेगा? मैं करेगा, मैं। तो ये सारे के सारे केसेस में हम पेमेंट करके
बस बस ये चैप्टर यहीं पे खत्म हो जाएगा, ठीक है। अब और एक लास्ट टॉपिक बचा हुआ है कि डॉक्यूमेंट्स यूज्ड इन इंपोर्ट ट्रेड। कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स यूज होते हैं, ये सब सारे प्रोसीड्योर्स में ही हम लोग ने पढ़ चुके हैं। सबसे पहले तो देखो इंपोर्ट लाइसेंस लगता है। क्या लगता है? इंपोर्ट लाइसेंस लगता है, उसके बाद इंडेंट लगता है, उसके बाद लेटर ऑफ क्रेडिट, डॉक्यूमेंट्री, बिल ऑफ एक्सचेंज, बिल ऑफ एंट्री, बिल ऑफ साइट, पोस्ट ट्रस्ट ड्यूस, रिसिप्ट, एप्लीकेशन ऑफ इंपोर्ट, एडवाइस नोट, बिल ऑफ लैंडिंग, इंश्योरेंस पॉलिसी। सारे के सारे डॉक्यूमेंट्स तुम्हारे कंपलसरी बन जाते हैं। तो ये कंप्लीट हुआ हमारा एग्जॉस्टिव रिवीजन। बहुत डिटेल्ड में गए हम लोग, ठीक है। डिटेल्ड में बिल्कुल नहीं गए, लेकिन डिटेल्ड ही कहलाएगा भाई इसको। अब इससे ज्यादा डिटेल्स तुम किस बात का मान रहे हो? पूरा कवर करवा दिया। बस तुमको एक बार अपने घर में अच्छे से पढ़ना है। इंपोर्ट ट्रेड खत्म, इंपोर्ट ट्रेड खत्म, अच्छे से खत्म, है ना। तो चलिए, शुभ रात्रि। और आप लोगों से बात करके, आप लोगों से मिलके बहुत ज्यादा अच्छा लगता है। इसीलिए आपको क्या करना पड़ेगा, सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और कमेंट कीजिए और मुझे मोटिवेट कीजिए यार कि मैं कैसा बना रहा हूँ, मैं ये वीडियो कैसा बना रहा हूँ। इस बात के लिए मोटिवेट मुझको कीजिए कि मैं और बनाते रहूं और आपके लिए बहुत सारे चीज और करते रहूं, है ना। चलिए 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 चलिए, गुड नाइट गुड नाइट गुड नाइट। लेकिन पढ़ना पड़ेगा तुम्हें, बहुत अच्छे से पढ़ना पड़ेगा। घर में बैठ के तुम पढ़ो इसको, पहले घर में बैठ के तुम इसको रीडिंग करो। एक बार दो बार रीडिंग करोगे ना, मैं गारंटी दे रहा हूं कि तुम्हारा हो जाएगा ये चैप्टर कंप्लीट। चलो, फिर भी बाय बाय बाय।